तलत साहब, जो सिचुएशन सर इस वक्त है, एक हम एलिमिनेशन हो गई, फिर उसके बाद रजीम चेंज की बात हो रही थी। अब एक हदफ आप अगर कह लें तो एक हदफ तो उन्होंने अचीव किया कि एलिमिनेट कर दिया जो क़यादत थी, जो सुप्रीम लीडर थे उनके। लेकिन अब जो रजीम चेंज की बात हो रही है, क्या ये कर पाएंगे? और रजा पहलवी साबिक शाह के बेटे, वो इस वक्त बहुत ज्यादा पुरुम्मीद लग रहे हैं। वो समझते हैं कि हुकूमत चेंज भी हो जाएगी और शायद उनको कोई बड़ा किरदार अदा करने का मौका मिल जाए ईरान में। आपको ये सिचुएशन बनती हुई लग रही है? देखें, अगर तो हमने जो बयानात दिए गए उनको फेस वैल्यू पे लेना है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि रजीम चेंज ही उनका मकसद था जी। लेकिन रजीम चेंज की ही अगर कोई थीरी है तो उसको भी आप ले लें तो उसके बिल्कुल अनासर इस हमले के बाद जो खामेनेई का खात्मा हुआ है उसमें मौजूद नहीं। क्योंकि आप एक लीडर को एलिमिनेट करते हैं, आप उस तमाम स्ट्रक्चर को एलिमिनेट नहीं करते जो 50 साल से ईरान के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर रेवोल्यूशनरी गार्ड मौजूद है, जिसका उसके इंटरेस्ट जो है इकॉनमी के अंदर मौजूद है, उनके इदारे मौजूद हैं, उनकी फ़ौज मौजूद है और नज़रियाती तौर पर वो एक लीडर के बाद दूसरा लीडर लाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये मोडो तो है नहीं कि आपने वेनेजुएला के अंदर गए, वहां से एक बंदा उठाया और उसके बाद उसके वाइस प्रेसिडेंट को लगा दिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट, और आपने उसके साथ मामलात को तय किया और उसका नोबेल प्राइज भी ले लिया। ये वो तो मामला है नहीं। तो आप एक ऐसे निज़ाम के साथ डील कर रहे हैं जो रियासती ढांचे के साथ जुड़ा हुआ है जी। तो जो ये तवक्को थी कि जो ही खामेनेई की मरने की, कत्ल होने की, शहीद होने की खबर आएगी तो ईरान इरप्ट करेगा, आपको कोई विजुअल नजर नहीं आएगा ईरान के अंदर खुशी का, ईरान के अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस का, कुछ फेक न्यूज में आपको नजर आएगा। तो अगर रजीम चेंज होनी है तो वो विद इन होनी है। दूसरा तरीका रजीम चेंज का जो हमने देखा, जो इराक का एक मॉडल है या बाज़ जगह हमने लिबिया में भी देखा, बूट्स ऑन ग्राउंड, आप फौजें लेके जाएं और उसके बाद इलाकों को कब्जा करें, अपनी पसंद का बंदा इंस्टॉल करें। तीसरा कोई तरीका नहीं है रजीम चेंज। तो रजीम चेंज तो आप समझें इस वक्त ऑफ द टेबल है और रजीम चेंज शायद मामला था भी नहीं। अभी ओमान का जिक्र मैं करता चलूं, हमारा अपना मानना ये है और बहुत सारे तजिया निगार अब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ओमान वाज अ डिस्ट्रैक्शन। ओमान जो था वो ब्लाइंड साइड क्रिएट किया गया था उनके लिए, उनको एंगेज किया गया था, दुनिया को एंगेज किया। जिस तरह तालिबान का अटैक हमारे बॉर्डर के ऊपर वाज अ डिस्ट्रैक्शन, ओमान वाज अ डिस्ट्रैक्शन। तो जिससे मुराद ये है कि बहुत सारे खलीजी ममालिक इस तमाम मामले के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप अमरीकी अखबारात की चंद एक रिपोर्ट्स आज देख लें जी, उसके अंदर वाज़ेह अंदाज से बताया गया है कि कौन किसके साथ कहां पर खड़ा था। तो एक लंबा प्लान था। अब उस प्लान का हतमी शक्ल उसकी क्या निकलती है जी। अफसार साहब ने जिक्र किया बल्कनाइजेशन का जी। बिल्कुल इम्कान है कि आप मरकज को कमजोर करें जी और एक लीबिया वाली या सीरिया वाली या इराक वाली सूरत हाल क्रिएट करें जी। बिल्कुल लास्ट वर्ड चाइना का जो जिक्र हुआ, देखें अब चाइना का बराह रास्त इंटरेस्ट टाई अप हो गया है कि ईरान के अंदर क्या होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जहां से चाइना को सबसे ज़्यादा सप्लाईज आती हैं ऑयल की, यानी 14 मिलियन बैरल्स अ डे वहां से पास होता है, जिसका तकरीबन 60% जो है वो ईरान चाइना को जाता है, उसके साथ साउथ कोरिया को जाता है, उसके साथ जापान को जाता है, उसके साथ इंडिया को जाता है। तो अब ये मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका और इसराइल का नहीं रहेगा जी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये स्टेट ऑफ ये खित्ते के लिए और बड़ी पावर्स के लिए मैसिव इशू, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त। और वो जो 19 ममालिक का आपने तस्करा किया, अब अगला सवाल यही है कि वो 19 ममालिक, क्या ये मामला सिर्फ अमेरिका, ईरान, इसराइल तक महदूद रहेगा या फिर उन ममालिक के ऊपर जिनके अड्डों के ऊपर ईरान की जानिब से अटैक किया गया, क्या वो भी किसी साइड पर हमें खड़े हुए दिखाई देंगे? और इस वक्त हमारे पास कुछ अहम खबर भी आ रही है, अहम इत्तला ये आ रही है कि ईरानी बहरी जहाज को गल्फ ओमान में निशाना बनाया गया है। अमरीका ने ईरानी बहरी जहाज को तबाह कर दिया है। ईरानी जो बहरी जहाज है उसे गल्फ ओमान में निशाना बनाया गया है, ऐसा अमरीकी हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। अमरीकी फौज ने ईरानी बहरी जहाज को तबाह कर दिया है। ये सिचुएशन अब बढ़ रही है आगे, क्योंकि ईरान की तरफ से भी जवाबी तौर पर यही कहा जा रहा था कि अब हम खुलकर अटैक करेंगे, और अमेरिका की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है या ये एबिलिटी आपके पास नहीं है, आप नहीं कर सकेंगे, और अगर किया गया तो इतनी शिद्दत से नुकसान पहुंचाया जाएगा। कि उनकी तरफ से तो ये स्टेटमेंट था कि ईरानी अवाम की जो उमंगे हैं वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। तलत साहब, अटैक्स होना शुरू हो गए हैं सर जी। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर आप नेतन्याहू का बयान देखें तो जो उसने ईरान
ईरान के लोगों को अपनी तरफ से दावत दी है कि आप टेक ओवर कर ले, तो उसके अंदर उसने जिक्र किया है दर्जनों का नहीं, सैकड़ों का नहीं, उसने कहा कि अगले चंद महीनों में हम हजारों अटैक करेंगे, ये उसके अपने अल्फाज हैं। और अभी अमेरिका की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया गया कि पहले तो ख्याल था कि हम अटैक्स इस वीकेंड के आखिर में खत्म कर देंगे, अब वो बताइए वीक्स नहीं महीनों जारी रह सकते हैं। क्योंकि जो पहला आपने सवाल उठाया था कि जो कह रहे थे कि हमने रिजीम चेंज करनी है, उनके सुप्रीम लीडर को मारने के बाद लोगों का अज खुद आना, वैसे ही एक अजीब व गरीब कमजोर मफरूजा था, लेकिन वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। और अब उनको हर हाल में इस जंग का खात्मा करना है, और वो होगा कब तक? जब तक ईरान का आर्सनल वो एग्जॉस्ट नहीं कर सकते और जब तक वो उसकी सप्लाई चेन को तबाह नहीं कर सकते। तो अब आपको जो नजर आ रहा है वो तवातर के साथ अटैक्स नजर आ रहे हैं, तवातर के साथ ईरान की तरफ से रद्देबल नजर आ रहा है। मैं अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने अल जजीरा को दिया, जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बताया कि हमारा खलीजी ममालिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो खलीजी ममालिक के बहरी अड्डों से, जमीनी अड्डों से हमारे खिलाफ अटैक हो रहे हैं, तो वो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है। तो जब उनसे पूछा गया कि जो सिविलियन एरियाज हैं वहां पर आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वो अपनी बेसिस से निकलकर सिविलियन एरियाज में जाके उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाई हुई है, तो हम उनको चेज कर रहे हैं। लेकिन ये आपको हफ्तों नहीं महीनों चलता हुआ ये मामला नजर आ रहा है, और उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक ईरान की पूरी कैपेसिटी को वो मलियामेट नहीं कर देते। बिल्कुल। अफसार साहब, यही सिचुएशन आपको लगती है अब ये आगे ये महीनों चलता हुआ मामला आपको दिखाई दे रहा है? बज़ाहिर तो यही लग रहा है, क्योंकि जो ईरान की स्ट्रेटजी है वो तो अगर वो इसको स्लो बॉयल पे रखे इस सब सिचुएशन को जो जारी है, तो अमेरिका का खर्चा तो बहुत हो रहा है। इतना उसने अपनी जो मोबिलाइज की है जितनी मिलिट्री, उसका मेरा ख्याल है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली उसका खर्चा है, वो उसकी इकोनॉमी पे बोझ पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की वैसे ही एक्सेप्टेंस बहुत नीचे चली गई है, तो जंग के जरिए वो बढ़ाना चाह रहे हैं। कल स्टॉक मार्केट कह भी रहे थे कि मैं इतनी ज्यादा जंग आगे बढ़ाना चाह भी नहीं रहा हूं। कल स्टॉक मार्केट खुलेगी तो पता चलेगा वहाँ पे पूरी दुनिया में कि क्या उसके असरात हुए हैं जो हॉर्मस बंद किए। तो उसमें ये लेकिन मैं इसके अलावा एक और चीज़ पे मुझे बहुत उसका दुख हुआ है, पता नहीं औरों को भी हुआ होगा, लेकिन जो 85 लड़कियां मारी गई हैं एक स्कूल में प्राइमरी स्कूल में, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कहीं और हुआ होता ना वाकया, किसी और मुल्क से ये गलती हो चुकी होती तो इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया पे हाहाकार मची हुई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और ह्यूमन राइट्स के लोगों ने सीना को भी कर दी थी, ना पाकिस्तान में ना बाहर कहीं, पूरी दुनिया के। देखिए, इसलिए वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न जो स्टैंडर्ड्स है ना, और एप्स्टीन फाइल्स के बाद वो तो एक्सपोज हो गए। ये अब इस तरह के वाकयात भी देखें। यूक्रेन में वो एक बच्ची को लेके अभी बंदर एक किसी मुल्क में, थाईलैंड, जापान में था, वो बंदर का बच्चा जो है वो एक खिलौने के साथ खेल, डॉल के साथ वो खेल रहा है, उसकी प्रोटेक्शन ले रहा है। तो कितना लोगों के दिलों को उसने मुतासर किया। फिर किसी ने लगाया गजा में भी एक बच्ची ऐसे कर रही है। अभी ये 85 लड़कियां वहां पे मारी गई हैं हमले में, कोई उस पर स्टोरीज नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, किसी के दिल पसीज नहीं रहा। ये न्यूज रूम्स में बड़े बड़ों में जो बैठे हुए हैं एंकर्स, और वो ह्यूमन राइट्स की बात भी बड़ी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, अमेरिका में कुछ रहते हैं और वो अपने आप को बड़ा ह्यूमन राइट्स चैंपियन समझते हैं। किसी का मैंने नहीं देखा कि अमेरिका की उन्होंने मजम्मत की हो या इसराइल की मजम्मत की हो। करेंगे तो उनको रिपोर्ट कर देंगे। आजकल जैगम साहब उन दानिश्वर के हाथ चढ़े हुए हैं, लेकिन आप देखिए उनका किसी ह्यूमन राइट्स इस तरह की वायलेशन जो अमेरिका या इसराइल की तरफ से होती है बोलेंगे नहीं।